मनुवाद को सीधी चुनौती। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, एक राजनीतिक दल सत्ता परिवर्तन के लिए राजनीतिक मुद्दों पर ही दूसरे दल को चुनौती देता है, उसकी कमियों को उजागर करता है, उस दल द्वारा लिए गए जनहित के मुद्दों पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, जनता की समस्याओं के निदान के लिए आवाज उठाता है। एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल का मुकाबला राजनीतिक मुद्दों और राजनीतिक दांवपेच के आधार पर ही करता है। मान्यवर कांशीराम का आंदोलन पूरी तरह भिन्न है। यहां चुनौती राजनीतिक मुद्दों को नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों की है। समस्या की जड़ राजनीति नहीं, धार्मिक और सामाजिक मूल्य हैं। समाज में व्याप्त गैर बराबरी, छुआछूत, सामाजिक उत्पीड़न, शोषण और अपमान की घटनाओं का आधार राजनीतिक नहीं था। देश के संसाधनों का विशेष वर्ग द्वारा अपने ही कब्जे में लेने का कारण राजनीतिक ही नहीं था, बल्कि इसकी जड़ें सामाजिक और धार्मिक ही थी। किसी जाति विशेष के व्यक्ति को जन्म से ही न्यायाधिकरण का अधिकार मिल गया और वह न्यायाधीश बन गया। दूसरी तरफ किसी जाति विशेष को चोर मान लिया गया, किसी को व्यभिचारी और दुराचारी तो किसी को अपराधी घोषित कर दिया गया। यह घोषणा राजनीतिक नहीं थी, इसकी जड़ें भी धर्म और सामाजिक मान्यताओं में ही थी। अभी तक यह नहीं समझ पा रहे हैं कि यह कौन सा मनोविज्ञान है जिसके आधार पर पूरी जाति को ही विशेष अपराधी घोषित कर दिया गया। अमुक जाति का व्यक्ति अमुक अपराध करेगा। यह कौन सा अनुवांशिकी गुण है? यह अनुवांशिकी गुण नहीं है, बल्कि यह मनुवादी मानसिकता की देन है। भारत में जितनी भी जेलें हैं, उनमें 90% सजा काट रहे लोग बहुजन समाज के हैं। यह देश की न्याय प्रणाली में मनुवाद की सोच के आधार पर ऐसे ही निर्णय दिए जा रहे हैं। मनुवादी सोच रखने वाली पुलिस और न्याय प्रणाली में बैठे हुए मनुवादी न्यायाधीश सभी फैसले मनुवादी सोच के आधार पर ही देते हैं। कानून सबके लिए बराबर है, फिर भी सजा केवल बहुजन समाज की अन्याय की मार झेल रही जातियों को ही झेलनी पड़ती है। सवर्ण कितना भी बड़ा अपराध करे, वह बड़ी मुश्किल से सजा पाता है। उसके पास सिफारिशें बहुत हैं, उसकी जाति के लोग भी उसकी सहायता करते हैं। राजनीतिक तंत्र उसके अपने हाथ में है। यहाँ का मनुवादी मीडिया भी स्वयं न्यायाधीश बनकर निर्णय देता है। इसलिए मान्यवर साहब कांशीराम ने राजनीति को नहीं, राजनीतिक लोगों को भी नहीं, बल्कि धार्मिक और सामाजिक असमानता की विचारधारा का पोषण करने वाली व्यवस्था को चुनौती दी। उनको मनुवाद का नाम दिया था। मनुवाद का पोषण ब्राह्मण करता था, इसलिए ब्राह्मण और उसके द्वारा पोषित व्यवस्था को बदलना था। मान्यवर कांशीराम ने सीधी चुनौती मनुवाद को दी। यह ब्राह्मण पर परोक्ष हमला था। भले ही देखने में यह एक राजनीतिक चुनौती थी, लेकिन वास्तव में सांस्कृतिक विरासत पर चोट थी। इसके पीछे कारण यह था कि बहुजन समाज राजनीतिक प्रताड़ना को समझ नहीं पा रहा था। वह सीधे रूप से सामाजिक उत्पीड़न का शिकार था। वह जातिगत भेदभाव से पीड़ित था। सरकार उसके लिए दूर की बात थी। सरकार की बदनीयती व गलत नीतियों से वह बेखबर था। इसलिए उसकी समस्या सामंतवाद थी। सामंत सीधा मारता पीटता था और मनुवाद कुटिलता के साथ, शोषण उत्पीड़न के साथ उसका मनोबल तोड़ने का काम करता था। मान्यवर साहब कांशीराम जी जानते थे, जब तक समस्या की जड़ को नहीं काटेंगे तब तक समाधान नहीं हो सकेगा। इसीलिए मनुवाद और उसके पोषक ब्राह्मण को सीधी चुनौती दी। सीधी चुनौती ने बहुजन समाज के दबे कुचले लोगों में साहस पैदा करने का काम किया। बहुजन समाज का उत्साह सभी प्रकार के खतरों से पार उतर गया। उस समय एक नारा चर्चा में आया, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। इस नारे में बड़ा जोश था।
बहुजन समाज के लोगों की मानसिकता बदलने लगी थी। तिलक ब्राह्मणी संस्कृति का पोषक था, वह उत्पीड़न का पैरोकार था। उसी के द्वारा दी गई यह व्यवस्था थी। तराजू का धन के संसाधनों पर कब्जा था। आर्थिक शोषण की रीढ़ यही था। यह कभी भी मजदूर को उबरने नहीं देता है, इतना ही मेहनताना देता है जिससे भूखा तो नहीं मरे परंतु कुछ कर भी नहीं सकता है। ऐसे में इसे भी बदलना था। तलवार का अभिप्राय उस वर्ग से है जो बहुजन समाज पर सामाजिक शारीरिक उत्पीड़न करता है। यह सीधा प्रहार करता था। प्रतिशोध स्पष्ट नजर आ रहा था। यद्यपि यह नारा कार्यकर्ताओं ने स्वयं ही दिया था तो भी इसमें मान्यवर कांशीराम के सिर मढ़ दिया गया। इसे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं था, लेकिन समाज में जोश अद्भुत था। इस नारे ने मुर्दा समाज में जान भरने का काम किया। मनुवादी व्यवस्था का विरोध सामाजिक शक्ति के रूप में रूपांतरित होने लगा। मनुवाद का विरोध अंबेडकरवाद को स्थापित करने का काम करने लगा। ब्राह्मण का विरोध और प्रखर हो गया। सामाजिक व्यवस्था को नकारते नकारते धार्मिक व्यवस्था पर भी चोट पड़ने लगी। धार्मिक अनुष्ठान, उत्सव, संस्कार बदलने लगे। इतिहास में पहली बार राजनीतिक आंदोलन ने सांस्कृतिक चोट मारकर व्यवस्था को बदलने का काम किया था। एक दशक तक ब्राह्मण इस आंदोलन से दूर ही रहा। साथ चलने की हिम्मत भी नहीं थी। वह स्वयं को गुनाहगार मानने लगा था। बहुजन आंदोलन में जय भीम का संबोधन उसके गले नहीं उतर रहा था। जय भीम, 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 जय भीम। उत्तर प्रदेश में जय भीम और जय श्री राम आमने सामने था। जय भीम बोलने के बाद ही ब्राह्मण पार्टी में प्रवेश पा सका। निश्चित रूप से यह कार्य को राजनीतिक पार्टी नहीं कर सकती थी। मान्यवर साहब कांशीराम जी का आंदोलन ही था जिसने राजनीति के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों को भी बदल दिया। आज बसपा का नाम आते ही अंबेडकरवाद आंखों के सामने आ जाता है। मनुवाद थर थर कांपने लगता है। आज भी भले ही कोई मनुवाद की बात नहीं करता है तो भी यह स्वतः ही मान लिया जाता है कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से अंबेडकरवादी ही होगा। यही हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं और इनकी स्थापना का श्रेय मान्यवर साहब कांशीराम को जाता है। आज अंबेडकरवाद के नाम पर अनेकों संगठन बने हैं। युवा बहुत ही उत्साहित होकर समाज को संगठित करने का काम करने लगा है। भले ही उसका कोई राजनीतिक उद्देश्य न हो, वह सक्रिय राजनीति नहीं कर रहा है, फिर भी उसकी राजनीतिक समझ बहुजन समाज को देश का हुक्मरान बनाने में काम आने लगी है। यह सब केवल सांस्कृतिक आंदोलन से ही संभव हो पाया। राजनीतिक पार्टी की राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर चर्चा होने लगी है। जब भी कोई व्यक्ति बहुजन समाज की बात करता है तो बहुजन समाज के शासन स्थापना की बात करता है। तब बात केवल वोटों तक ही नहीं सिमटती है। समाज निर्माण से लेकर के मान सम्मान और स्वाभिमान पर भी आकर टिकती है। जब भी कभी मान सम्मान स्वाभिमान पर बात होती है तब मनुवाद का विरोध स्वतः ही सामने आ जाता है। यह पूर्णतः स्पष्ट है कि मान्यवर कांशीराम का आंदोलन भले ही सारा देश राजनीतिक आंदोलन के रूप में देख रहा है परंतु वास्तव में यह सांस्कृतिक आंदोलन ही है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है भारत के इतिहास में इस बात का चित्रण मिलता है कि धर्म सत्ता का स्रोत है। इसलिए साहब ने सत्ता का स्रोत सांस्कृतिक मूल्यों में देखा। मनुवाद की व्यवस्था से बाहर निकलकर अंबेडकरवाद की नई विरासत खड़ी करके ही बहुजन समाज को राजनीतिक रूप से सक्षम बनाया जा सकता है। यह कार्य भले ही राजनीतिक नजर आ रहा है परंतु इसकी जड़ें सांस्कृतिक मूल्यों में ही समाहित हैं। कोई भी राजनीतिक सामाजिक मूल्यों और जाति विशेष के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता है, न ही उन्हें चुनौती दे सकता है। सांस्कृतिक मूल्यों को राजनीति में बदलने का साहस मान्यवर कांशीराम ही कर सकते थे। साधारणतः यह आंकलन करना आसान नहीं है
और न ही सुस्पष्ट है कि मान्यवर साहब कांशीराम द्वारा किया गया यह कार्य कितना राजनीतिक है और कितना सांस्कृतिक है। भावत तो सब मंगलम।